प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों से मुखातिब हूँ। मैं डॉक्टर संदीप सिंह चौहान, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय पीपलखूंट से। आज मैं आपको जो प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं हैं उसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है ब्रिटेन के संविधान का, जिसको ग्रेट ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं। पूरा नाम ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का संघ नाम जिसका है, जिसमें स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स भी शामिल हैं। आयरलैंड और स्कॉटलैंड को सीमित स्वायत्तता मिल चुकी है। वेल्स की सीमित स्वायत्तता की बात अभी प्रक्रियाधीन है। जब हम ब्रिटिश संविधान की बात करते हैं, जो कि संविधानों का जनक है, मुनरो ने बहुत अच्छी बात कही है। महान विचारक मुनरो ने कहा था कि ब्रिटिश संविधान संविधानों का जनक है और ब्रिटिश संसद संसदों की जननी है। अन्य देशों के विधान मंडलों की चाहे कोई भी संज्ञा क्यों ना हो, उसका उद्गम केवल एक ही है और वह है ग्रेट ब्रिटेन। आमतौर पर संविधान की जब बात होती है तो माना ये जाता है कि संविधान एक विशेष समय में विशेष संविधान सभा के द्वारा निर्मित होता है, लेकिन ब्रिटेन का जो संविधान है वो निर्मित नहीं है, वरन विकसित है। परिस्थितियां जैसे जैसे बनती गईं, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अन्य देशों की तरह ब्रिटेन में भी थी, लेकिन सन 1215 में इंग्लैंड की जनता ने राजा जॉन को विवश कर दिया अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए। तो 1215 का मैग्ना कार्टा ब्रिटिश संविधान का एक आवश्यक अवयव बन गया। 1628 में जब पिटीशन ऑफ राइट्स मंजूर हो गया तो लोकतंत्र की दिशा में, संविधान की दिशा में एक नया अध्याय और जुड़ गया। 1689 में जब बिल ऑफ राइट्स पर हस्ताक्षर हो गए तो वह भी संविधान का एक आवश्यक अवयव बन गया। प्राचीन काल में लगभग 1400 वर्षों का जो इंग्लैंड का संवैधानिक इतिहास है, उसमें लगातार विकास के साथ साथ अविसमय परंपराएं, नई नई प्रथाएं जुड़ती रही हैं और इसीलिए ब्रिटेन के संविधान को संयोग और विवेक का शिशु कहा जाता है। हैनोवर वंश के राजा जॉन, जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी, जब सम्राट बने, राजपद मिला, तो आमतौर पर मंत्रिपरिषद जो सामंतों की होती थी उसकी अध्यक्षता सम्राट ही किया करते थे। लेकिन तत्कालीन राजा को, जॉन को, अंग्रेजी नहीं आती थी और उन्हें इंग्लैंड की राजनीति से कोई वास्ता भी नहीं था, कोई विशेष रुचि नहीं थी। इसलिए उन्होंने मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता का जिम्मा रॉबर्ट वॉलपोल को दे दिया और यहीं से इंग्लैंड में प्रधानमंत्री
पद की प्रथा का विकास हो गया। धीरे धीरे हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसमें पियर्स शामिल हुआ करते थे, सामंतों के परिवार वंशानुगत तरीके से शामिल हुआ करते थे। जैसे राजा लोग वंशानुगत होते थे, वैसे पियर्स लॉर्ड सभा के सदस्य हुआ करते थे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और वो आजीवन सदस्य रहते थे। और उनके मरने के बाद उनका उत्तराधिकारी हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बन जाता था। लेकिन धीरे धीरे जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, उसने प्रधानमंत्री व्यवस्था के अंतर्गत, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के अंतर्गत हाउस ऑफ लॉर्ड के बराबर की हैसियत बना ली। और बाद में स्थिति ये आई कि जो परंपरागत तौर पर जो आजीवन पियर्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य हुआ करते थे, उनकी वो आजीवन सदस्यता समाप्त कर दी गई। उनके मरने के बाद, उनके इस्तीफे के बाद उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और उनके उत्तराधिकारियों को हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य मनोनीत करने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 19वीं शताब्दी के बाद एक समय ऐसा आया कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स बराबर की स्थिति में आ गए। लेकिन बाद में विभिन्न अधिनियमों के द्वारा हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शक्तियां कम होती गईं और हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसे लोक सदन कहा जाता है, उसकी प्रभुता में निश्चित तौर पर बढ़ोतरी हुई। और इंग्लैंड जैसे देश में, जहाँ परंपराएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, रीति रिवाज बहुत महत्वपूर्ण हैं, प्रथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, राजनीतिक तौर पर जो नागरिक हैं परिपक्व हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी पुरातन परंपराओं को मानते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं और उसके आधार पर ही कार्य करते हैं। आज की स्थिति में यदि ये कहा जाए कि ब्रिटिश संविधान लिखित है या अलिखित है, तो विचारकों का मत है कि यह लिखित भी है और अलिखित भी है। क्योंकि जो परंपराएं हैं, जो प्रथाएं हैं, जो रूढ़ियाँ हैं, वह उनके जीवन दर्शन का हिस्सा बन चुकी हैं, इसलिए वो संविधान का भी हिस्सा हैं। और ख़ास तौर से 1215 का मैग्ना कार्टा है, 1628 का पिटीशन ऑफ राइट्स है, 1689 का बिल ऑफ राइट्स है। विभिन्न प्रकार के अधिनियम हैं जिनके द्वारा ब्रिटेन की जनता को सार्वजनिक मताधिकार दिया गया। धीरे धीरे 1928 से सार्वजनिक मताधिकार मिल गया और 1969-70 में आते आते उस 21 वर्ष की जो उम्र है मताधिकार की, उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो इंग्लैंड भले ही राजतंत्रात्मक देश रहा हो, लेकिन इसके बावजूद भी संसदीय प्रजातंत्र की जहाँ तक बात आती है, निश्चित तौर पर संसदीय प्रजातंत्र के क्षेत्र में इंग्लैंड सारे दुनिया का एक तरह से उसकी संसद, उसकी संसदीय परंपराएं मील का पत्थर हैं। जैसे 1789 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद अमेरिका का संविधान बना, भारत का संविधान भी 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के कठिन परिश्रम के बाद बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उस दृष्टि से अगर हम विचार करते हैं तो अमेरिका, भारत, फ्रांस, सोवियत संघ, इनकी तरह इंग्लैंड का संविधान नहीं है, बल्कि वह संयोग और विवेक का शिशु है और तमाम सारे राजनीतिक घटनाक्रमों और तमाम सारे विकास की एक परिणति है, जिसके आधार पर इंग्लैंड को आज संसदीय प्रजातंत्र का जनक माना जाता है। जैसा कि मुनरो ने मत व्यक्त किया है कि उनका संविधान
उनकी संसदीय परंपरा निश्चित तौर पर सारे विश्व के लोकतंत्र की जननी है और इस धरा पर सबसे पहले ब्रिटेन में ही इस प्रकार के संसदीय लोकतंत्र की शुरुआत हुई। हालांकि भारत की जो संसदीय व्यवस्था है वह इंग्लैंड से ही ली गई है, लेकिन मूलभूत अंतर है कि वहाँ का राजा या रानी जो सम्राट होता है, जो हेड ऑफ द नेशन होता है, जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, वो वंशानुगत है, राजा है। और हमारा जो हेड ऑफ द नेशन है, भारत का जो हेड ऑफ द नेशन है, राष्ट्राध्यक्ष है, वह वंशानुगत न होकर जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित होता है। कुल मिलाकर इंग्लैंड की जो संसदीय परंपराएं हैं, जो प्रथाएं हैं, वो उनके जो मूल्य हैं, वो निश्चित तौर पर दुनिया में जहाँ कहीं पर भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की गई, वहाँ पर उनको अधिकतम तौर पर आत्मसात करने का प्रयास किया गया है। प्रथाओं और परंपराओं के मामले में एक किस्सा बता दूं कि एक बार इंग्लैंड के संसद में जब बैठक शुरू हुई तो एक सांप निकल आया। हो हल्ला हुआ, सांप को मार दिया गया, लेकिन